नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। 10 की बात में आज विस्तार से बात करेंगे संविधान दिवस की और आपको बताएंगे कि साफ सुथरे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, रामायण और महाभारत को अपने में समाहित करने वाले संविधान का राजनीतिक पार्टियों ने कैसे चीरहरण किया और अपना अपना एजेंडा देश पर थोपा। कोई देश और समाज के लिए तो कोई अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए संविधान को तोड़ते बरोड़ते रहे। संविधान को बचाने की बात करने वालों ने किस तरीके से संविधान का नुकसान किया, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि कहां दूल्हे ने अपने गले में टंगी 10 रुपए वाले नोटों की माला के एक नोट को बचाने के लिए कैसे अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर बताएंगे कल की हेडलाइन और अंत में शुभ रात्रि के साथ आपको बताएंगे गुड न्यूज। तो करते हैं 10 की बात की शुरुआत विस्तार के साथ। आज संविधान दिवस है और आज ही के दिन देश ने संविधान का अंगीकार किया था। 2 वर्ष करीब 11 महीने और 18 दिनों में तैयार हुआ संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया। पाकिस्तान के संविधान ने इस्लाम को पाकिस्तान के आधिकारिक धर्म के रूप में, यानी इस्लाम को अपने आधिकारिक धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन बंटवारे के करीब 3 वर्षों के बाद हिंदू बहुल हिंदुस्तान का जो संविधान बना उसका धर्म हिंदू नहीं रखा गया, यानी सनातन नहीं रखा गया। हालांकि संविधान की मूल प्रति में हिंदू धर्म की छाप जरूर समाहित की गई। संविधान की मूल कॉपी को अगर आप देखेंगे तो इसमें भगवान श्री राम, रामायण के प्रसंगों की झलक इसमें साफ देखने को मिलती है। महाभारत और श्री कृष्ण से जुड़े प्रसंगों की चित्रमाला भी उसमें देखने को आपको मिल जाएगी। संविधान की ओरिजिनल कॉपी, जिस पर बाबू राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित दर्जनों गणमान्य के हस्ताक्षर हैं, उनमें कहीं भी सेक्युलर शब्द का उल्लेख नहीं है। इस सेक्युलर शब्द को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नियम कानून को ताक पर रखकर इसमें घुसेड़ दिया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जब सेक्युलर शब्द संविधान में जोड़ा जा रहा था, तब देश में कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू किया हुआ था। लोकतंत्र जेल की सलाखों के पीछे सिसक रहा था और तानाशाह कांग्रेस की सरकार की मुखिया स्वर्गीय इंदिरा गांधी संविधान का चीरहरण कर रही थी। विपक्ष जेल में था, जनता को पाबंदियों के पत्थर के नीचे दबा दिया गया था और संसद में संविधान की आत्मा को चीरकर उसमें सेकुलर शब्द ठूस दिया गया। सेकुलर का हिंदी रूपांतरण भी धर्मनिरपेक्ष कर हमारे ऊपर थोपा गया है, जबकि इसका असल रूपांतरण पंथ निरपेक्ष होना चाहिए था। इस धर्मनिरपेक्ष शब्द के कारण हिंदू बहुल भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचार बढ़ते गए। धीरे धीरे उसे देश के संसाधनों पर पूरा अधिकार मिलता गया। संविधान में संशोधन कर ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जो धर्मनिरपेक्षता के विपरीत सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले थे। लेकिन वो कानून भी बने और उसे लागू भी किया गया और आज तक वह लागू है, जिनमें से कुछ को हटाया गया तो कुछ को हटाने की कवायद चल रही है। ऐसे ही कुछ कानूनों का जिक्र आज हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए कर रहे हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से कौन से कानून थे जिसे ठूसा गया और हमारे सर पे, हमारे सीने पे लाद दिया गया। शुरुआत करते हैं धारा 370 और 35A से। अनुच्छेद 370 और 35A संविधान का वो हिस्सा था जिसे 5 अगस्त 2019 को मोदी की सरकार ने निष्क्रिय कर कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया, यानी कहें जो असल में हिस्सा बनाया। कहने को तो नक्शे में जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा था, लेकिन उसमें जो कानून लागू था उस कानून के कारण जम्मू कश्मीर हमारा ओरिजिनल हिस्सा नहीं बना हुआ था, क्योंकि कश्मीर पहले से ही भारत का हिस्सा था। लेकिन वहां का झंडा अलग था, वहां का संविधान अलग था, वहां देश के सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी फैसला लागू नहीं होता था, वहां सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो सकती थी, वहां की महिलाओं को देश के दूसरे हिस्सों के महिलाओं की तरह अधिकार नहीं थे, वहां आरटीआई यानी जो एक क्रांतिकारी कानून कहा था वो वहां पर लागू नहीं, आरटीआई वहां पर लागू नहीं किया जा सकता था। वहां ना ही शिक्षा का अधिकार था, जो दूसरे बड़े अधिकार जो देश के दूसरे लोगों को थे वो सब वो कश्मीर के लोगों को नहीं दिए जा रहे थे। वहां देश के दूसरे हिस्सों के लोग जाकर के बस नहीं सकते थे, अपने लिए संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। एक आर्टिकल जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने दे रहा था, उसे 70 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने बनाए रखा और उस आर्टिकल 370 को मोदी की सरकार ने निष्क्रिय कर दिया और खत्म कर दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी की सरकार ने संसद के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास कराकर संविधान में संशोधन कर यह जो
आर्टिकल था उसे निरस्त कर दिया और कश्मीर को भारत का सही मायने में हिस्सा बना दिया। अब बात करते हैं दूसरे जो कंट्रोवर्शियल, हालांकि बहुत सारे इस तरीके के एक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसे इस प्रोग्राम में सबको समाहित करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कुछ मुख्य हैं उनमें से उनको हमने शामिल करने की कोशिश की। और उसके बाद हम बात करते हैं 370 के बाद मंदिर वर्शिप एक्ट यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। 1991 में संविधान में संशोधन कर नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे अस्तित्व में लाया था। इस एक्ट के अनुसार यदि किसी आक्रांता ने आपके धार्मिक स्थल को तोड़कर उसे अपने धार्मिक स्थल के रूप में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है, तो आप पर आपका अधिकार उस स्थल पर नहीं रहेगा। मतलब ये कि यदि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई है तो वो स्थल मस्जिद ही रहेगी, उसे आप क्लेम नहीं कर सकते, दोबारा आप अदालत नहीं जा सकते, कानून का सहारा लेकर के अपने मंदिर को वापस नहीं ले सकते। हिंदू पक्ष के पास इसका कोई अधिकार नहीं रहेगा कि उस धार्मिक स्थल को फिर से अपना कह सके, उससे मंदिर के रूप में बदल सके। यानी मुसलमानों के कब्जे को इस संवैधानिक संशोधन के जरिए वैधानिक बना दिया गया। यानी जो कब्जा है, जो नाजायज कब्जा था, उसे जायज बना दिया गया। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था उसे उसी स्थिति में रखने का कानून बना दिया गया। हालांकि इस कानून से अयोध्या के श्री राम मंदिर को अलग रखा गया और इसी के कारण जो है अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण बन सका और आज वहां पर हिंदू गर्व से जाते हैं और श्री राम मंदिर के दर्शन करते हैं, श्री राम की पूजा अर्चना कर पाते हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे चर्चित वक्फ एक्ट की। साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वक्फ एक्ट पारित किया था और इस एक्ट का एक मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को आसान बनाना था। साल 1995 में वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया और वक्फ बोर्ड को ज्यादा सख्तियां दी गई। साल 2013 में वक्फ एक्ट में फिर से संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने का असीमित अधिकार मिल गया। साथ ही वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इसकी आर्टिकल 40 वक्फ एक्ट में जो आर्टिकल 40 है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था और उस पे आप उसके खिलाफ यानी उसके दावे के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। अगर आपको उसके खिलाफ कुछ कहना है तो आपको वक्फ बोर्ड के सामने ही जाकर अपने दावे पेश करने होंगे। यानी कोर्ट भी उसका, जज भी उसका, गवाह भी उसके और कानून भी उसका। जिसके बाद तो वक्फ बोर्ड ने जहां देखा वहां अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया, जिससे देश में रह रहे हिंदू परेशान हो गए, आक्रोशित हो उठे। तब जाकर 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया गया। इस विधेयक का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन करना है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिल गए थे और वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था। अगर किसी की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो उसे किसी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। और आखिर में बता दें कि आर्टिकल 30 और वक्फ के बारे में यह भी है कि अभी वक्फ संशोधन बिल जो है वो जेपीसी के पास है और जेपीसी इसी अभी जो संसद सेशन चल रहा है इसी सेशन में इसे पेश किया जाना है और यही वजह है कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है और कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, क्योंकि अगर यह बिल पास हो गया तो वक्फ को मिले जो असीमित अधिकार थे वो सीमित कर दिए जाएंगे, उसे खत्म कर दिए जाएंगे और वक्फ की संपत्ति का जो सही हकदार है उसे वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की, जो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार के बारे में। यानी यह आर्टिकल जो है वो यह बताता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपने धार्मिक और धर्म के नाम पर अपने संस्थान, स्कूल वगैरह जो है उसको चलाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें भारत में तमाम अल्पसंख्यकों के विकास और उसकी पढ़ाई को लेकर व्यवस्था की गई है। और इसी आर्टिकल के तहत जो है मदरसे का और जो मस्जिद के भीतर मदरसे चलते हैं उसका निर्माण किया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है और उसका रख रखाव किया जाता है। ऐसे संस्थानों में इन अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलता है और उसका शैक्षणिक विकास किया जाता है, इस तरीके के दावे किए जाते हैं। और यही वजह है कि इन संस्थानों को कुछ खास अधिकार दे दिए जाते हैं, यानी तमाम तरीके के नियम कायदे ये खुद तय कर सकते हैं। और अगर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो यहाँ एडमिशन से लेकर टीचर्स की भर्ती, जो दूसरे कर्मचारी उनकी भर्ती प्रक्रिया पर संविधान का कोटा लागू नहीं होता, संविधान नहीं लागू होता। यानी संविधान में जो आरक्षण के नियम दिए गए हैं, SC ST को और OBC को जो आरक्षण का नियम संविधान ने दिया है वो संविधान का नियम इस आर्टिकल के कारण जो है
इस अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है और ये इन सबसे ऊपर अपने को स्थापित करता है। संस्थान 50% का कोटा लागू कर सकता है, यानी वो संस्थान 50% सीटें अल्पसंख्यक छात्रों के लिए या 100% भी कर सकता है। हालांकि अभी 50% क्या है, वो चाहे तो 100 के 100% जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व कर सकता है। और इसी तरह संस्थान 50% तक टीचर और दूसरे जो कर्मचारी हैं उसकी भर्ती भी अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जिस अल्पसंख्यक वर्ग से यह संस्थान है उसके लोगों को इसमें भर्ती किया जा सकता है, जिसके चलते गैर मुस्लिम या जो गैर अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक नहीं यानी जो बहुसंख्यक जो वर्ग है उसके साथ जो है भेदभाव, ये जो आर्टिकल है ऐसा लगता है कि जो समानता का अधिकार जो हमें संविधान ने दिया है उसका यह उल्लंघन करता है। और यह जो है आर्टिकल 30 वह भेदभाव को बढ़ावा देता है। जामिया मिलिया इस्लामिया इसका सटीक उदाहरण है, जहां दीपावली में दीप जलाने का मुस्लिम छात्रों ने विरोध किया था और वहां पर अगर आपको पढ़ाई करना है, वहां से अगर आपको डिग्री लेनी है तो आपको वहां पर अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या जिस अल्पसंख्यक समुदाय का यह संस्थान है उसके हिसाब से अपना धर्म भी बदलना होगा और अपना बात व्यवहार भी उसके हिसाब से करना होगा, तभी आप वहाँ पर पढ़ पाएंगे, तभी वहाँ से आप डिग्री हासिल कर पाएंगे। तो संविधान के इस विद्रूप रूप को, संविधान जब मूल रूप से बनाया गया था तब इसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। तब लोगों ने नहीं सोचा था कि संविधान के इन आर्टिकलों का इस तरीके से इस्तेमाल करके देश को नुकसान पहुंचाया जाएगा या एक तरीके से इसे सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे ये सामने आ रहा है और इसे अब बदलने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसे जो है ठीक ठाक करके सही रूप में संविधान सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर हो रहा है, जिसमें एक दूल्हा छोटा हाथी पर किसी फिल्मी हीरो की तरह चढ़ता नजर आ रहा है। इस क्लिप को साझा करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह एक व्यक्ति दूल्हे की माला से नोट तोड़कर भाग रहा था और फिर फिल्मी हीरो की तरह दूल्हा उसके पीछे दौड़ा तो छोटा हाथी लेकर भागा, जिसके बाद दूल्हा वाहन से लटक गया और जैसे जैसे खिड़की के रास्ते अंदर घुस गया, इसके बाद उसने चोर को जमकर कूटा। जब वो सड़क पर चोर को पीट रहा होता है तो अन्य लोग आ जाते हैं, जिसके बाद माहौल बड़ा ही क्रेजी हो जाता है। 1 मिनट के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा जेम्स बॉन्ड की तरह चलते हुए वाहन से लटक कर चोर को पकड़ता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, साथ ही तमाम यूजर इस घटना को मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं और जहां कुछ यूजर्स ने दूल्हे को जेम्स बॉन्ड कहा तो वहीं कुछ ने लिखा कि दूल्हा कड़क निकला। एक अन्य यूजर ने लिखा कि पर नोटों की माला तो उसके पास पहले से ही थी। कुछ बोलते हैं कोई रील होगी, बस तुम लोगों को फैलाना है। वहीं एक यूजर जो है @aquarius_अंकित नाम के एक्स यूजर ने दावा किया है कि यह वीडियो मैंने बनाई थी, घटना कुछ और थी लेकिन आपने कुछ और ही बना दी। मामले की असलियत जो भी हो, लेकिन यह वायरल खूब हो रहा है और इसे लोग मजे लेकर के देख रहे हैं। तो ये तो बात थी वायरल वीडियो की। अब बात कल की बड़ी खबर की, यानी कल जब अखबार पढ़ेंगे उसमें जो हेडलाइन है वो आपको मैं रात में बताता हूँ। पहली हेडलाइन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी पहुंचेंगे और इस दौरान गृह मंत्री LBS अकेडमी का निरीक्षण करेंगे और IAS प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। दूसरी खबर 27 नवंबर को एक बार फिर शुरू होगा संसद की कार्रवाई। 25 नवंबर को विपक्ष के हंगामे के बीच सत्र को स्थगित कर दिया गया था, जो कि अब कल से फिर से शुरू हो रहा है। इस बार केंद्र सरकार ने 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं जिसे इस सत्र में पास किया जाना है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। यहाँ वो महाकुंभ मेले के लिए चल रहे कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। चौथी खबर झारखंड से 28 नवंबर को झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची पहुंच रहे हैं। अब बात आ गई गुड न्यूज की, और आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जो गुड न्यूज बता रहे हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों या इंजीनियरिंग पढ़ रहे छात्रों से संबंधित है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि CDAC नोएडा 2025 में ग्रेजुएट होने वाले इंजीनियर्स के लिए 1 साल की इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका CDAC दे रहा है। इस पार्टनरशिप को या इस इंटर्नशिप को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और IT की तरफ से फंडिंग प्राप्त हुई है। ये इंटर्नशिप इंजीनियरिंग छात्रों के लिए RNAMPD अनुभव पाने का एक सुनहरा मौका है। इसमें आपको इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने और डिजाइन करने का मौका मिलेगा। इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए आप 2025 में ग्रेजुएट होने वाले इंजीनियर्स के
छात्र की एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ECE, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन CSE एंड अलाइड ब्रांचेज जैसे AI, ML, IT, LOT के छात्र इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस इंटर्नशिप को करने में 2025 में ग्रेजुएट होने वाले सभी इंजीनियर्स को 6 महीने तक कंपनियों के साथ व्यवहारिक तौर यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और 1 वर्ष की इंटर्नशिप के दौरान आपको हर महीने 25,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। 2024-25 बैच के सभी इंजीनियरिंग छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2024 है। तो ये थी गुड न्यूज़ इंजीनियर्स के लिए जो कि इंटर्नशिप करना चाहते थे। तो ये एक अच्छा मौका है, CDAC इसे उपलब्ध करा रही है भारत सरकार के साथ मिलकर। और अब बात करेंगे हम हमारे लास्ट सेगमेंट फीडबैक की, जिसमें आप हमें प्रोग्राम से संबंधित कोई भी राय या सुझाव 10 की बात @gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसी खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए ज़रूरी है हमें बता सकते हैं। उस खबर को हम अपने चैनल पर जगह देंगे, इस प्रोग्राम में भी हम जगह देंगे उसे। और अब वक्त है अब आपसे विदा लेने का, आपको शुभ रात्रि कहने का। और आखिर में हमेशा की तरह सुदर्शन न्यूज आपसे अपील करता है कि खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।